हेलो दोस्तों, मैं मंजीत कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम 30 फिजिक्स का, 30 भौतिकी का और 30 केमिस्ट्री का हम लोग क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे लोग। तो आप देख लीजिए कि हम पहले ही लिख दिए हैं कि फिजिक्स के VVI क्वेश्चन है। यह भौतिकी के प्रश्न ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि ये हर साल पूछता है। और आज 5 नवंबर 2020 का दिन है, आप देख रहे हैं लोग। तो चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये भौतिकी का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के अंतर होता है क्योंकि कह रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। ऐसा क्यों होता है? किसी भी पिंड का द्रव्यमान और भार, बहुत लोगों को बुझाता होगा कि ये द्रव्यमान और भार दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आपको बता दें ये अलग अलग होता है। इसमें अंतर ये होता है कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार हमेशा परिवर्तनशील रहता है। द्रव्यमान कहने का अर्थ है कि एक छोटा गोला है, एक बड़ा गोला है। यदि इसका द्रव्यमान 2 kg है और छोटा वाला गोला का भी द्रव्यमान 2 kg होगा, ठीक है, लेकिन इसका भार में अंतर है। छोटा वाला 5 किलो है तो ये बड़ा वाला 50 किलो हो जाएगा। इसके भार में अंतर होता है लेकिन द्रव्यमान एक ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी भी स्थिर तथा गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? मतलब एक कहने का अर्थ है क्वेश्चन का कि यह है क्या न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम, न्यूटन की गति का विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो की गति का विषयक नियम। आपको बता दें कि ये किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो विराम की अवस्था में रहती है तो वो विराम में रहना चाहती है, जब कोई गति में रहती है तो वो गति में रहना चाहती है। यह न्यूटन के पहला नियम के अनुरूप है। यह न्यूटन के पहला नियम है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी भी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। हमको बता दें किसी भी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न बल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ठंडे देश में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि जैसे कि हमारे देश जो है इंडिया में क्या होता है कि यदि किसी को बुखार वगैरह लगता है तो पारा जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के अंदर पारा से नापा जाता है, लेकिन ठंडे के दिन में यह अल्कोहल से नापा जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, ठीक है। अल्कोहल का द्रव्यमान जो होता है वो ठंडे देश में बहुत ही कम होता है, निम्नतर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान नापा जा सकता है? माने विकिरण पायरोमीटर से है कितना तापमान नापा जा सकता है। आपको बता दें कि 100 से 250 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं होता है, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होता है। इससे हम 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की तापमान मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि थर्मोकपल मतलब कि तापयुक्तम द्वारा द्वारा बनाया जाता है। मतलब थर्मोकपल तापयुक्तम जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? दो धातुओं से, दो एक सदिश धातुओं से, दो अदृश्य धातुओं से, और इनमें से कोई नहीं। तो हमको बता दें कि ये दो अदृश्य धातुओं से बनाया जाता है थर्मोकपल वायु तापयुगम। ये जो होता है ये दो अदृश्य धातुओं से बनाया जाता है। सी नंबर सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सूर्य का तापमान मापा जाता है। सूर्य का तापमान कैसे मापा जाता है? आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का तापमान जो होता है माइक्रोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है।
माइक्रोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का तापमान मापा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ध्वनि की वो विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न बनाती है वो क्या कहलाती है। मतलब कि आप सुने होंगे कि एक लेडीज की वॉइस होती है, लेडीज की वॉइस वो जेंट्स की वॉइस से बहुत ही अलग होती है। मतलब कि जेंट्स का वॉइस थोड़ा भारी होता है और लेडीज की वॉइस बहुत ही हल्की होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तारतम्य के कारण होता है। आपको पता होना चाहिए ऐसा तारतम्य के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसका तारतम्य सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है। ये भी सेम बात है, लेडीज की ध्वनि पतली होती है, जेंट्स की ध्वनि मोटी होती है, तो वही सेम बात है। तो ये तारतम्य के कारण ये सुनाई देती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है? आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तरत्व कम होता है, तरत्व अधिक होता है। तो महिलाओं का जो तरत्व है आवाज़ का वो अधिक होता है, इसीलिए इनकी ध्वनि बहुत ही पतली और तीक्ष्ण होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय लगती है, ऐसा क्यों होता है? बच्चे की आवाज़ का तरत्व पुरुष की आवाज़ के तरत्व की तुलना में कम होता है? नहीं, जब तरत्व ज़्यादा होगा तो वो आवाज़ बहुत ही सुंदर निकलेगा। तो इसका ये बी नंबर ऑप्शन सही है। बच्चे की आवाज़ की तरत्व पुरुष की आवाज़ के तरत्व की तुलना में अधिक है, इसीलिए बच्चे की आवाज़ प्रिय लगती है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक टाका हुआ हीरा, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। ये जो कह रहा है एक काटा हुआ हीरा जो है, हीरा जो ऐसे होता है, ऐसे 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 और ऐसे करके होता है। यदि इस हीरो को काट दिया जाए, मतलब काटा हुआ हीरा मतलब कि केवल ऐसे ऐसे और ऐसे कर दिया जाए, मतलब कि काटा हुआ जो हीरा है ये जगमगाता है। ये क्यों होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसका जो आंतरिक परिवर्तन है, अंदर का परिवर्तन है, ये आधा ऐसे बढ़ जाता है तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। तो इस पर थोड़ा सा भी प्रकाश पड़ता है ऐसे होकर इसके चारों ओर ऐसे निकलता है, इसलिए जगमगाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। आप पढ़े होंगे अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम में समुद्र का ये थी तालाब वगैरह पोखरा का तल जो होता है उठा हुआ प्रतीत होता है। वैसे ही सिक्का जब पानी में डाला जाए गिलास में तो उठा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पानी में लटकाकर बैठे व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा और छोटा दिखाई पड़ता है। मतलब कि कोई व्यक्ति, आप लोग कभी बाल्टी में पानी डालकर उसमें पैर डालकर देखिएगा। बाल्टी में यदि भर बाल्टी पानी उसमें आप पैर डालिएगा तो आपका पैर थोड़ा सा मुड़ा और थोड़ा सा छोटा हुआ प्रतीत होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी अपवर्तन के कारण होता है और बाल्टी का जो तल है वो भी उठा हुआ प्रतीत होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जब एक कारपेंटर ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये कह रहा है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क, मतलब सीडी जो होता है, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ये थोड़ा सा हम घबरा गए हैं। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य की प्रकाश में देखी जाती है तो वह इंद्रधनुष के समान रंग दिखता है, ऐसा क्यों होता है? आप लोग कभी कॉम्पैक्ट डिस्क देखे हैं सूर्य के प्रकाश में? ऐसा ये जो सीडी होता है ये बीच में गोला होता है और यहाँ पर एक सूर्य हो और सूर्य की जो लाइट इस पर पड़ती है तो ये 6, 7, 8 रंगों में ये दिखता है, 7 रंगों तक दिखता है ये कॉम्पैक्ट डिस्क। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा हम बता दें, ऐसा
अपवर्तन, विवर्तन एवं परावर्तन के परिघटना के आधार पर होता है। ये जो गोल होता है इसके बीच अपवर्तन भी हो जाता है ऐसे, और सूर्य का परावर्तन भी हो जाता है और ये विवर्तन भी हो जाता है, इसीलिए ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है ये, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये शायद 12 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट द्वारा यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है, करंट को क्या चीज़ में आपको पता हो, एम्पियर में मापा जाए, विद्युत धारा को क्या चीज़ में मापा जाता है, एम्पियर में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर यदि नंबरिंग यदि मिस्टेक हो तो आप घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित है यदि वे हों। मतलब कि आपस में जुड़े दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित है, मतलब कि यदि वे हों, यदि वो क्या हो जो विद्युत धारा ना प्रवाहित हो, तो वे समान विभव पर हों। यदि आपस में जुड़े हो और समान दो विभवों पर हों तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो सकती। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। प्रतिवर्ती धारा को दृश्य धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो ये पहला नंबर ऑप्शन है फिल्टर के द्वारा नहीं बदला जाता है, मोटर के द्वारा भी नहीं बदला जाता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा भी नहीं बदला जाता है, ये रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विद्युत फेंटिंग में एक तार को विद्युत फेंटिंग में एक क्वेश्चन नंबर 15 है, कहाँ गया, 15 है। कह रहा है कि ये भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। मतलब कि विद्युत फेंटिंग्स के एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका क्या कारण है। इसका एक ही कारण है, एक लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि की ओर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय कैसे किया जाता है, तो हथौड़े से पीट कर भी किया जाता है, गर्म करके भी किया जाता है, इसलिए उपयुक्त दोनों सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। मतलब कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम कैसे अवलोकित किया गया, किनके द्वारा अवलोकित किया गया, तो ओर्स्टेड जो वैज्ञानिक है, इनके द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को अवलोकित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो आपको बता दें, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 0 डिग्री नहीं होता है, 45 डिग्री भी नहीं होता है, 60 डिग्री भी नहीं होता है, ये 90 डिग्री होता है नमन कोण का मान ध्रुवों पर। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये 18 था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। मतलब कि मुक्त अक्ष, ये 19 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ये 19 नंबर की मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष पर समकोण बनाता है। ये कब बनाता है, तो 18 डिग्री का समकोण बनाता है। ठीक है, साथ कोण बनाता है, एक मतलब कि भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाता है, 18 डिग्री का एक कोण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में निर्माण के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में निर्माण के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। तो ये हम आपको बता दें, कोबाल्ट अनिवार्य नहीं है, निकेल अनिवार्य नहीं है, जर्कोनियम जो है ये अनिवार्य है, ये होना चाहिए रिएक्टर की खातिर। ये क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, उनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। मतलब कि एल्फा जो कण है इनके 2 इकाई धन आवेश होते हैं, किनका? तो हीलियम के एक परमाणु के जो ये अल्फा कण होता है इनका 2 आवेश धन आवेश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरण उत्सर्जित करता है, इसलिए ये चिकित्सा औषधालय में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नोल एवं रुस्का ने किया था। नोल एवं रुस्का ने इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कि जेम्स वाट वाष्प ईंधन का आविष्कार किए थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कह रहा है एजी बेल ये टेलीफोन का आविष्कार किए थे, ये भी सही है। ये याद करने वाली चीज़ आप याद कर लीजिएगा। तीसरा नंबर है जे एल वेयर टेलीविज़न का आविष्कार किए थे, ये भी सही है। चौथा नंबर का है जे पार्किस ये पोनीसियन का आविष्कार किए थे, ये गलत है। तो यही इसका ऑप्शन ये सही होगा कि कौन सुमेलित नहीं है, तो ये है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बेबेज को कहा जाता है। को पता होना चाहिए। बेबेज का पूरा नाम चार्ल्स बेबेज था। बेबेज का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। दो कह रहा है कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एंडरसन किए थे पॉजिट्रॉन का खोज। हम लोग ये 26 नंबर जो क्वेश्चन है इससे पता चलता है कि हम 4 क्वेश्चन का नंबरिंग उधर का बढ़ा है क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन 30 था। तो अगले ये कह रहे हैं कंप्यूटर महाशय कि सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड वॉच माई फुल वीडियो। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कीजिए। चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का डिस्कस करेंगे, रसायन शास्त्र का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित ताप और दाब पर एक विभिन्न गैस के विरसन में अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। यह नियम है। यह किसका नियम है भाई? ये पूछ रहा है कि यह किसका नियम है? बायल का नियम है? नहीं। चार्ल्स का नियम है? नहीं। ये है ग्राहम का नियम। चलिए बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत ही वीवीआई है कि गैसों के विसरण जो होता है, गैसों के विसरण दर और उनके घनत्व में कौन सा सही संबंध है? कौन सा ये सूत्र लगता है? तो आपको बता दें गैसों के विसरण और सही दर में ये सूत्र है, याद करने वाला R1/R2 बराबर √D2/D1 होता है। ये बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वायु से हल्की गैस है। वायु से हल्की क्या है? अमोनिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करता है? वास्तविक गैस जो है वो किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करता है? निम्न दाब एवं उच्च ताप पर यह आदर्श गैस का व्यवहार करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वर्धक कार्य करता है। वर्धक क्या चीज़ में कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर, उत्प्रेरक की सतह जो है वो अधिक असम बनाकर ये वर्धक कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जैविक उत्प्रेरक है। जैविक उत्प्रेरक क्या है? जैविक उत्प्रेरक है यह एमिनो अम्ल नहीं है, N2 नहीं है,
C6H12O6 नहीं है, एंजाइम है। जैविक उत्प्रेरक जो है ये एक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? ये नंबर है सल्फर, बी में है आर्सेनिक ऑक्साइड, 3 में है CO2, 4 में है आर्सेनिक सल्फाइड। तो हमको बता दिए आर्सेनिक सल्फाइड बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के जो तत्व हैं उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं? तो वह है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व है जो है ये उच्चतम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से किस एक ईंधन मान अधिक है? मतलब कि निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिक है? तो हम आपको बता रहे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो सूर्य में पाया जाता है, सूर्य के कोर में हाइड्रोजन और हीलियम, उसमें हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? मतलब कि बहुत ही कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। ये है हाइड्रोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? रॉकेट को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। रॉकेट को चलाने के लिए कौन सा ईंधन कहलाते हैं? ये कोक नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कोक होता है। कोक नहीं होता है, प्रशोदक होता है। प्रशोदक जो है ये रॉकेट को चलाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? कोयले के जो विभिन्न होता है वो किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? मतलब सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? वो है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड एक ऐसा कोयला है जो कि सबसे कोयलों की प्रजातियों में सबसे अच्छा कोयला होता है, एंथ्रासाइड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि शून्य समूह में रखे जाने वाले तत्व के नाम किस नाम से जाना जाता है? जो शून्य समूह में रखे जाते हैं, निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व कौन कौन है? जिनको जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिनका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इनको शून्य समूह में रखा जाता है आवर्त सारणी के, और ये निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। ये था क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है, इनमें से कौन एक फ्रांसियम है और दूसरा तत्व कौन सा है? जो ये दो आवर्त सारणी में दो तत्व हैं जिनका नाम फ्रांस के नाम पर है, इनमें से एक फ्रांसियम है और दूसरा तत्व कौन है? तो आपको बता दें कि वो जो दूसरा तत्व है वो है फर्मियम। फर्मियम एक ऐसा तत्व है जो कि फ्रांस के नाम पर रखा गया है। एक नहीं दो तत्व हैं, एक फ्रांसियम है और एक फर्मियम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो मेरी क्यूरी ने, ये लेडीज वैज्ञानिक थी जो कि पोलोनियम की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि आटे में खाने वाले सोडा मिलाया जाता है, ऐसा क्यों? जो आटा होता है उसमें खाने वाला सोडा भी मिलाया जाता है। मतलब आटा कहने का अर्थ है मैदा। जैसा कि आप लोग मैदा में देखते हैं, उसको बनाने के लिए सोडा मिलाया जाता है। तो यही आटा में मतलब क्यों सोडा मिलाया जाता है? तो खाने वाला जो सोडा होता है CO2 से मुक्त करता है, इसकी रोटी फूल जाती है। जैसे कि मैदा की पूड़ी पकानी होती है तो उसमें ये सोडा डाला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर
क्या होता है? डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? ये बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो कि आग को बुझा देता है। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये गर्म होकर क्या होता है? गर्म होकर ये विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, इसलिए ये आग बुझा देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल से लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सागरीय जल के लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का अधिक योगदान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत ही वीवीआई है, आप इसे ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जब रक्त जो है वो तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजरती है, ठीक है, तो कौन कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब रक्त तप्त के लोहे के ऊपर भाप गुजरती है तो उससे कौन कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन की वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन के वायु में जलाने पर जल प्राप्त होता है, H2O को प्राप्त होता है हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति घी का निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार ये पूछता है और आप 10th में ही पढ़े होंगे कि वनस्पति घी के निर्माण के लिए हाइड्रोजन गैस उपयुक्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तन किया जाता है? खाना पकाने वाला तेल होता है सरसों तेल, इसको किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में प्रयुक्त किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किसी भी तेल को खाना पकाने वाले वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको वनस्पति हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कार्बनिक यौगिक है? ये थोड़ा सा फ्रेश इसका स्कैन नहीं हो पाया है, लेकिन हम आपको बता दें कि क्लोरोफॉर्म जो होता है ये कार्बनिक यौगिक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि फिनॉल एक डॉट यौगिक फिनॉल जो होता है ये कौन सा यौगिक है? तो एरोमेट्रिक यौगिक है फिनॉल एक डॉट यौगिक है, तो यहाँ पर होगा एरोमेट्रिक यौगिक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल में पाए जाने वाला अपक्रियाशील मूलक है। अल्कोहल में पाए जाने वाला अपक्रियाशील मूलक कौन सा है भाई? तो अल्कोहल में पाए जाने वाला अपक्रियाशील मूलक जो है सिंगल बाउंड OH होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अपक्रियाशील मूलक है। एल्डिहाइड में पाए जाने वाला अपक्रियाशील मूलक कौन है? सिंगल बाउंड CHO। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। और यदि हम आपको बता दें कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है, ये जो बेल आइकन है इस पर प्रेस कर दीजिए। इसे प्रेस कीजिएगा तो ऑल का ऑप्शन आएगा और ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आने वाला पूरे वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए धन्यवाद। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।